हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। एक वो जुमला है कि हाथ आया मुंह न लगा। वर्ष 2023 सितंबर में एक अधिनियम पारित होता है महिलाओं के लिए कि आपको आपकी आबादी के रेस्पेक्टिव लोकसभा में सीटें दी जाएंगी, यानी कि लोकसभा में सीटें रिजर्व होंगी। और ऐसा ही विधानसभा की बात हुई। लेकिन अगर आप थोड़े से तकनीकी डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2034 से पहले नहीं होने वाला, और कैसे होगा ये भी क्लियर नहीं है। और उसमें भी तमाम दिक्कतें कि राज्यसभा क्यों शामिल नहीं है, ओबीसी महिलाएं क्यों नहीं शामिल हैं, और इस प्रकार के तमाम प्रश्न जो है वो अनुत्तरित हैं। एक तो 2026 चल रहा है, 2023 से अब तक इस पे कोई बात ही नहीं हुई है। दूसरा, जो बातें दिख रही हैं वो इतने दूर की हैं कि पता नहीं 2034 आते आते तक कहीं इस अधिनियम को रद्द न कर दिया जाए। और ऐसे बहुत से सवाल जो हैं वो भारत के जनमानस के सामने पूछे जाने चाहिए। हाल ही में SY कुरैशी जो बड़े फेमस चुनाव आयुक्त रहे, उनका एक आर्टिकल आया द हिंदू में, मैं उसके ही रेफरेंस को लेके इस पे बात करूंगा। और दरअसल वो बातें जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को जाननी जरूरी है कि क्या है अधिनियम, क्या बदलाव होने की बात हो रही है, लेकिन क्या दिक्कतें आ रही हैं और समाधान क्या है। सब पे हम विस्तार से बात करेंगे कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023, क्या दिक्कतें आ रही हैं, लूप होल्स क्या है ना। ऐतिहासिक कानून है, लेकिन इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ रही है, हम विस्तार से इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ये PDF आपको मिलेगा कहां पे, मेरे टेलीग्राम पे। और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी स्कैन करके जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए, टारगेट UPSC बाय विकास सिंह डालेंगे, यही ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहीं पे होगा। चलिए, दिक्कत क्या है, बात कहां से शुरू होती है। 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, उसमें 33% आरक्षण को, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, उसको मंजूरी मिली। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हो गई, ऐसा कहा गया, पर हुई, उत्तर है नहीं, है ना। इसमें राज्यसभा शामिल नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को उनके मौजूदा कोटे के भीतर ही आरक्षण मिलेगा, इसमें ओबीसी शामिल नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। सीटों का गणित क्या कि लोकसभा की 543 सीटों में से लगभग 181 सीट अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो जो पुरुषों के लिए सीटें हैं, अमूमन अलग अलग कोटे वाले भी और सिंपल वाले भी, क्या वो हट जाएंगी, इसको लेके भी विवाद है। और रोटेशन की बात क्या कि आरक्षित सीटें स्थायी नहीं होंगी, हर चुनाव के बाद वे रोटेट की जाएंगी, यानी कि बदली होंगी। अब ये रोटेशन कैसे होगा, इसको भी उसमें आंसर नहीं किया गया है। ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं इस अधिनियम को बनाते समय दिमाग कहीं और था, है ना, ऐसा तो लगता ही है। चलिए, अब इसकी आवश्यकता क्यों थी, पहले देख लेते हैं। 543 सीटों में से केवल 74 महिला सांसद हैं, है ना। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो भारत में रिप्रेजेंटेशन बहुत खराब है। और हमने ये भी देखा था कि पिछली लोकसभा से इस लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है, और जो दागी MP है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। जो बढ़ना चाहिए था वो कम हुआ, जो कम होना चाहिए था वो बढ़ा है। अब जब आबादी 50% है तो संसद में हिस्सेदारी केवल 13% क्यों। और अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है कि राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति है। तो बनाए गए प्रावधान, लेकिन अमल में नहीं लाए गए। आप किसी भी डेटा को देख लें, किसी भी ग्राफ को देख लें, वो यही बताएंगे कि भारत में महिलाओं की स्थिति कितनी खराब है, दयनीय है, संसद में भी और विधान सभा में भी। चलिए, एक वैश्विक स्तर पे अगर आप परसेंटेज को देखें तो रवांडा में जो चीज 61% है, जो स्वीडन में 46% है, जो विश्व में 26.5 का औसत है, वो भारत में लगभग 13% है। ये बताता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद में कितना कम है। वो देश जो इस समय ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की तरफ देख रहा है, वो कई आंकड़ों में, और कई ऐसे आंकड़ों में जिनके आधार पे आप देश की प्रगति को नापते हैं, उन आंकड़ों पे बहुत पीछे है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र महिला प्रतिनिधित्व के मामले में पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये भारत में प्रगतिवादी जो समाज बनता है, जो महिलाओं की पक्षधरता की बात करता है, उसके मुंह पे एक तमाचा है ये आंकड़ा। इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए, अब अगर हम देखें संघर्ष की बात करें तो हम सबको पता है 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल आया था, और कितनी
कितनी सिर्फ टव्वल हुआ था, कितनी बहस हुई थी और पास नहीं हुआ था, लोकसभा में ही पारित नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय भी लोग कहते थे कि महिला अधिकार नहीं पास करने दिया गया था। 2010 की बात कर लें तो राज्यसभा में तो पास हो गया था, लोकसभा में ये फेल हो गया। लोकसभा में ही ये जो इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, लोग आते हैं जो इस प्रकार के अधिनियमों को पारित नहीं होने देते। आप देखिए दोनों जगह पे क्या हुआ, स्थिति सेम है। सितंबर 2023 में हम सबको पता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास होता है और ये एक ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन अब दिक्कत यहां से शुरू होती है। 2027 में ऐसा कह रहे हैं कि अगली जनगणना के रिजल्ट आएंगे 2028-29 में, है ना, 2028-29 में जनगणना के डेटा का संकलन होगा और इसका प्रकाशन होगा। 2029 से लेकर 32 तक जो परिसीमन आयोग है वो अपना काम करेगा। इसका मतलब क्या कि लगभग 2034 तक जाके ये क्लियर होगा कि कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि 2034 से ही फिर ये लागू हो पाएगा। ये क्या बताता है? देखो, एक तो होता है दूरदर्शी, एक होता है कि बस नियम बना देना और उसको लॉन्ग टर्म उसके फायदे हो तो कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, ठीक है, होते हुए दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो एक और है कोटेशन कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहां पे वही चीज है जो 2023 में अधिनियम पारित हो गया, 11 साल बाद अगर उसको लागू करने को आप पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं तो फेल हो रहे हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं ये कब लागू होगा। तो 2027 के बाद जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण लगभग 2034 पे लागू होगा, जो अभी मैंने आपको बताया। नोट किया 2024 या 2029 में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आंकड़े पब्लिश नहीं होंगे तब तक परिसीमन नहीं होगा, तब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, तो संभव नहीं है ना। चलिए थोड़ा सा परिसीमन को समझा देता हूं। चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पे फिर से तय किया जाता है कि टेरिटरीज मतलब कोई विधानसभा क्षेत्र या कोई लोकसभा क्षेत्र कितने जगह पे कहां से कहां तक होगा, क्या पॉपुलेशन होगी वहां पे, ये होता है ताकि हर सांसद बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके या एक रेस्पेक्टिव रेशियो में प्रतिनिधित्व कर सके। जटिलता क्या है? पिछला परिसीमन 2002 पूरा होने में 6 साल लगे थे, तो अगर अब 6 साल लगे थे तो मान के चलो कि अगर ये 2032 तक होता है तो कहीं ना कहीं 38 या 39 या 40 या कहीं हम 21वीं से 22वीं सदी में ना चले जाएं, ऐसा तो लग रहा है ना। चलो खैर आते हैं 2034 से पहले क्यों नहीं, क्योंकि परिसीमन आयोग को अपना कार्य करना होगा और इसका समय लगेगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप छड़ी घुमाओगे हो जाएगा, बड़ा लंबा है। भारत बड़ा देश भी है, जियोग्राफिकली भी बड़ा ही विस्तृत है और पॉपुलेशन वाइज चीजों को मैनेज करना इज वेरी टफ। और एक इशू है जो आप सबको पता है कि सबसे बड़ा ज्वलंत इशू है, वो क्या है? वो ये कि सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो लगातार इस पे आपत्ति उठा रहे हैं कि अगर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन होगा तो उनको सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब भारत में जनसंख्या नियंत्रण की कवायद चल रही थी, वो आप याद कीजिए कि इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था, उस समय बड़े स्तर पे इस विषय पे बात हो रही थी कि क्या साउथ के जो प्रदेश हैं, जैसे आप आंध्र की बात कर लें, आप तमिलनाडु की बात कर लें, है ना, कर्नाटक की बात कर लें, इन्होंने उस आरक्षण की कवायद को मुकम्मल रूप से लागू किया जिसका अब उन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि सीटें कम हो सकती है। नॉर्थ के यानी कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उन्होंने तो जनसंख्या स्थिरीकरण को उस प्रकार से लागू किया नहीं था। संजय गांधी जिस चीज को लीड कर रहे थे वहां पे तो ये बैकफुट पे आ गए थे, जिस कारण उनकी जनसंख्या पे असर इसका नहीं पड़ा। अब जनसंख्या पे असर नहीं पड़ा तो जनसंख्या ज्यादा हुई तो डीलिमिटेशन के हिसाब से उनके पास सीटें ज्यादा होंगी, तो दक्षिण भारत का कोई भी राज्य क्यों इसको मानेगा, इसके विरोध में रहेगा। इस कारण भी कहीं ना कहीं उत्तर बनाम दक्षिण का ये जो संकट है ये पैदा होगा और डीलिमिटेशन इतना आसान नहीं होगा। डीलिमिटेशन कमीशन के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। देखिए ना, अब जैसे एक और बात है कि जैसे इस समय मौजूदा संसद की सीट को जो पुरुष है वो कह रहे हैं हमारी सीटों को खतरा है। कहा यह जा रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उनके 1/3 को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा ताकि जो पुरुषों की सीटें हैं उनमें कमी ना आए। ऐसी कहा जा रही है ना कि परिसीमन के बाद संसद की सीटें बढ़ेंगी, बढ़ी हुई नई सीटें महिलाओं को मिलेंगी ताकि मौजूदा पुरुष संसदों की सीटें सुरक्षित रहें। तो यहां पे भी जो फीमेल ईगो है उसको संरक्षित किया जा रहा है, डेटा के हिसाब से भी सही है, और मेल ईगो है उसके हिसाब से भी सही, मेल ईगो को संरक्षित किया जा रहा है ना। चलिए अब सबसे बड़ी खामी क्या है, दिक्कत क्या है कि इसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं की गई है। जो ये आयोग है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसकी अगर हम बात करें तो ओबीसी में देखा जाए तो लगभग 40% भारत में ओबीसी महिलाएं हैं, लेकिन इनकी
कहीं पे बात नहीं की गई अधिनियम में, है ना। आबादी का 40% हिस्सा होने के बावजूद ओबीसी महिलाओं के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं है, केवल SC ST को प्राप्त है। आलोचना, इसके बिना ये जो कानून है वो पूरी तरीके से अधूरा है। आप राज्यसभा में इस कानून को नहीं लागू कर पा रहे, आप अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो महिलाएं हैं उनके लिए लागू नहीं कर पा रहे, और परिसीमन वाला जो जन्म है वो तो वापस से शुरू हो जाएगा, तो दिक्कतें तो बहुत आने वाली हैं, ठीक है। अब अन्य खामियां क्या है? राज्यसभा बाहर है, मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। रोटेशन का डर, हर चुनाव में आरक्षित सीट बदल जाएगी, इससे सांसदों की अपने क्षेत्र की प्रति जवाबदेही कम हो सकती है। भाई किसी जगह पे किसी सांसद ने बहुत काम किया, रोटेशन के बाद अब वहां पे कोई नई सीट आ गई तो उसके लिए तो दिक्कत आ जाएगी, या तो वो प्रधानपति वाला कॉन्सेप्ट आए, वो उसमें बहुत इश्यूज भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी ने अगर 5 साल मेहनत की है तो वो चाहेगा ना कि अगले वर्ष भी फसल वही काटे। फसल काटने के लिए कोई और चलाएगा तो मेहनत तो सारी डाढ़ हो जाएगी, है ना। चलो आगे की राह क्या कि परिसीमन की शर्त को हटाना और तत्काल लागू करना, ये निश्चित तौर पे एक ऐसा है जिसपे सरकार को और ध्यान देना चाहिए फोकस तरीके से। ओबीसी महिलाओं के लिए एक उप आरक्षण उस पर जोड़ा जाना चाहिए। रोटेशन के लिए स्पष्ट नियम हो ताकि सांसदों को अगर दिक्कत भी है तो क्लियर हो कि क्या होने वाला है, और राज्यसभा को इसमें शामिल किया जाए ताकि अगर आप संसद की बात कर रहे हैं तो लोकसभा अकेले कैसे, राज्यसभा क्यों नहीं उसमें शामिल हो, इन सब विषयों पे बात की जानी चाहिए, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व में देरी प्रतिनिधित्व का अस्वीकार करना है, और भारत की सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए, है ना। कानून ऐतिहासिक है, लेकिन अगर 2034 तक, या जैसा मैं बता रहा हूं अगर दिक्कत हो गई तो 2038-39 तक अगर लागू ही नहीं हो पाएगा तो फिर क्या फायदा ऐसे कानून का, और क्या फायदा इस स्तर पे महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को आगे लाने के लिए, तमाम वादों को, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करने के लिए इतनी सारी बात करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो चलिए फ्यूचर में देखते हैं किस दिशा में जाता है। इसके पहले कि आगे बढ़ूं बताता चलूं कि स्टडी IQ में पावर प्ले सेल चल रही है। भारत जो है उसको लेके हम सभी भारतवासी आश्वस्त हैं कि निश्चित तौर पे फाइनल में भी जगह बनाएगी और इस ट्रॉफी को पुनः जीतेगी। वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस और हम अगेन इसको जीतेंगे। लेकिन आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, आपके लिए जो वर्ल्ड कप है वो आपकी यूपीएससी की जर्नी है, वो जो फाइनल लिस्ट है वहां तक पहुंचने के लिए एक बेहतर कोर्स की ज़रूरत है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ मत करो, तुम स्टडी IQ की साइट पे, वेबसाइट पे, ऐप पे या नीचे लिंक के द्वारा पहुंचो, ब्रोशर डाउनलोड करो और एक बार उसको देखोगे तो पता चलेगा कि जो मुकम्मल दस्तावेज है उसमें स्टूडेंट्स के लिए वो अद्भुत है, क्लियर कट तरीके से। अच्छा, जब भी आप जाओ तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करो अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो, क्योंकि सेल है तो 50% डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा। आप GS कोर्सेज के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करो। ये इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों में, और 27, 28, 29 हर वर्ष के लिए अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, हमारी ऐप और वेबसाइट पर जाना है। चलिए और बात कर लें तो हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो भी 28 फरवरी को बैच क्लोज हो रहा है, उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। तो उससे पहले जुड़ने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, फ्लैट 50% की छूट मिल रही है, चूंकि पावर प्ले सेल चल रही है, तो इसके पहले जुड़ जाइए, है ना। और बाकी इस विषय पे आपकी राय क्या है बताते जाइएगा। और टेलीग्राम पे PDF को आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो के बाद में। इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहें तो भी आप जुड़ सकते हैं, इट्स विकास लाइव डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। इस विषय पे अपनी राय जरूर बताते जाइएगा, क्योंकि जो हमारे देश का यूथ है उसकी राय जानना बहुत जरूरी है कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।